ये कहानी एक ऐसी विनाशकारी आपदा की जिसने पूरी दुनिया को मिटा कर रख दिया। कहानी की शुरुआत में हमें लावे नाम का आदमी दिखाया जाता है जो जल्द ही रिटायर होने वाला है। उसी दिन वह अपना आखिरी मिशन पूरा करके अपनी पत्नी ली जिन से मिलने जा रहा है जो प्रेगनेंसी चेकअप करवा रही है। तभी उसे अपनी पत्नी का फोन आता है। फोन पर बात करते हुए वह पिता बनने की खुशी मना रहा होता है, लेकिन अचानक पास खड़ी कार में बैठा कुत्ता आसमान की तरफ देखकर लगातार भौंकने लगता है। उसी समय पास वाले बड़े स्क्रीन पर न्यूज चल रही होती है कि उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच निरस्त्रीकरण पर सहमति बन गई है और जल्द ही न्यूक्लियर हेड्स अमेरिका को सौंपे जाएंगे। लेकिन खबर अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक स्क्रीन पर भयंकर भूकंप आ जाता है। यह देखकर स्क्रीन के बाहर खड़े लोग दहशत में आ जाते हैं और सबसे हैरान करने वाली बात यह कि लाइव ब्रॉडकास्ट में कल्चर हॉल सांस्कृतिक भवन एकदम से ढह जाता है। फिर तस्वीर अचानक कट जाती है। बाहर खड़े लोगों के मोबाइल पर अचानक अलर्ट आने लगता है। लावेहे अपना फोन निकालता है तो देखता है कि 7.8 तीव्रता का भूकंप आया है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, पीछे की तरफ फायर हाइड्रेंट पाइप फट जाता है और आसपास की ऊंची इमारतों का बाहरी हिस्सा टूट टूट कर गिरने लगता है। यह देखकर लावेहे समझ जाता है कि कुछ बहुत गड़बड़ है। उसकी पत्नी अभी भी अस्पताल में है, इसलिए वह तुरंत कार को उल्टी लेन में घुमाकर तेजी से अस्पताल की तरफ भागने लगता है। रास्ते में जगह जगह खतरनाक स्थिति होने के बावजूद वह किसी तरह बच निकलता है, लेकिन कार पूरी तरह खराब हो जाती है। लावेहे मजबूरन कार छोड़कर पैदल दौड़ने लगता है, लेकिन अभी 2 कदम भी नहीं चला होगा कि सामने वाली इमारत हिलने लगती है और अचानक ढह जाती है। यह देखकर लावेहे अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। जैसे जैसे यह घटना फैलती है, खबर वायरल हो जाती है। सभी न्यूज चैनल रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि कोरियाई प्रायद्वीप पर ज्वालामुखी फटने के कारण यह भूकंप आया है। सरकार आपदा वाले इलाकों से लोगों को तुरंत निकालकर अमेरिका भेजने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्योंकि दक्षिण कोरिया में अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं, इसलिए पहले केवल अमेरिकी नागरिकों को निकाला जा रहा है। इसी बीच एक कमरे में डोंगे सामान पैक करके भागने की तैयारी कर रहा होता है। तभी दरवाजे पर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की एक महिला CUI हुआ आती है और कहती है कि उसे डोंगो की विशेषज्ञ राय चाहिए। दरअसल डोंगो एक भूवैज्ञानिक जियोलॉजिस्ट है। 3 साल पहले उसने ही भविष्यवाणी की थी कि जल्द ही ज्वालामुखी फटेगा। भूकंप आने के तुरंत बाद क्वी हुआ ने उसे ढूंढ लिया। पहले किसी ने उसकी बात नहीं मानी थी, इसलिए अब डोंगो मदद करने से मना कर रहा है। क्वी हुआ अपनी पद का इस्तेमाल करते हुए धमकी देती है कि अगर वह मदद नहीं करेगा तो उसे देश छोड़ने नहीं दिया जाएगा। वह सिर्फ 3 घंटे मांगती है। मजबूर डोंगो आखिरकार उसके साथ चला जाता है। नेशनल सिक्योरिटी ऑफिस पहुंचने पर वहां एक बड़ी मीटिंग चल रही होती है। वैज्ञानिक बता रहे हैं कि यह पहला ज्वालामुखी विस्फोट आखिरी नहीं है, अभी 3 और बड़े विस्फोट आने वाले हैं। अगर आखिरी और सबसे खतरनाक विस्फोट हुआ तो दक्षिण कोरिया का आधा से ज्यादा हिस्सा लावा मैग्मा में डूब सकता है। यह सुनकर राष्ट्रपति लंबी सांस लेते हैं। क्वी हुआ डोंगो को बुलाकर पूछती है कि वह इस पूरे मामले पर क्या सोचता है। डोंगो पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन सबकी निगाहें अपनी तरफ देखकर मजबूरन बोलने लगता है। वह अपनी पिछले सालों की रिसर्च बताता है और फिर कहता है कि चौथे और सबसे बड़े विस्फोट को रोका जा सकता है। वह एक कॉफी कप लेता है, बीच में पेन से छेद कर देता है और समझाता है जिस तरह इस कप में छेद करके लिक्विड को बाहर निकाला जा सकता है, उसी तरह ज्वालामुखी में भी पहले से ही रास्ता बना दिया जाए तो मैग्मा को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ऐसा प्रभाव पैदा करने के लिए सामान्य बम नहीं चलेगा, सिर्फ न्यूक्लियर बम, परमाणु बम ही इतनी शक्ति रखते हैं। जैसे ही डोंगो यह कहता है, पूरे हॉल में हंगामा मच जाता है। सब लोग कहते हैं कि यह योजना बिल्कुल पागलपन है। आने वाले लावे को रोकने के लिए न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करना मतलब आग में घी डालना। मीटिंग खत्म होने के बाद राष्ट्रपति डोंगो को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। वे जानते हैं कि अब कोई और रास्ता नहीं बचा। बैठकर मरने से बेहतर है कि डोंगो की योजना आजमाकर देखा जाए। लेकिन समस्या ये है कि दक्षिण कोरिया के पास न्यूक्लियर हेड्स नहीं है। तभी क्वी हुआ एक साहसिक प्रस्ताव रखती है। जो न्यूक्लियर हेड्स उत्तर कोरिया अमेरिका को सौंपने वाला है, उन्हें चुरा लिया जाए। राष्ट्रपति यह सुनकर तुरंत फैसला कर लेते हैं कि क्वी हुआ के सुझाव के अनुसार काम किया जाएगा। चूंकि समय बहुत कम था, उन्हें उत्तर कोरिया के न्यूक्लियर हेड्स अमेरिका को सौंपे जाने से पहले ही उन्हें चुरा लेना था। संयोग से राष्ट्रपति के इस आदेश को जारी करते ही लावेहे को तुरंत वापस बुला लिया गया। लावेहे में बेहद शक्तिशाली क्षमताएं थीं। उसने 13 साल तक स्पेशल फोर्स में सेवा की थी और कई बड़े सैन्य अभ्यासों में हिस्सा लिया था, इसलिए उसे सीधे इस मिशन के लिए चुना गया। लेकिन इस समय लावेहे का चेहरा काफी सख्त और उदास था। वह रिटायरमेंट का इंतजार कर रहा था, इसलिए अचानक आए इस मिशन से वह थोड़ा हैरान और परेशान था। एक साथी सैनिक ने उसकी चिंता देखी और समझाया कि वर्तमान में देश पूरे जोर शोर से लोगों को सुरक्षित जगहों पर निकाल रहा है। अगर लावेहे रिटायर हो जाता है तो वह और उसकी पत्नी दोनों साधारण नागरिक बन जाएंगे और उन्हें प्राथमिकता मिलने की कोई गारंटी नहीं रहेगी। लेकिन अगर वह इस मिशन को स्वीकार कर लेता है तो सरकार उसकी गर्भवती पत्नी मे जिन को प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित स्थान पर भेजने की व्यवस्था कर देगी। यह सुनकर लावेहे सहमत हो गया। आखिरकार उसकी
पत्नी गर्भवती थी। उसकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण थी। घर लौटकर उसने सामान पैक किया और अपनी पत्नी से कहा कि वह पहले सुरक्षित स्थान पर चली जाए, वह जल्दी ही अपना मिशन पूरा करके आ जाएगा। पत्नी को सब समझा बुझाकर लावे मिशन की ट्रेनिंग कैंप में पहुंच गया। वहां कमांडर ने उन्हें बताया कि उनका मिशन उत्तर कोरिया से न्यूक्लियर हेड्स चुराना है, लेकिन न्यूक्लियर हेड्स कहां छिपाए गए हैं ये किसी बाहरी व्यक्ति को पता नहीं था। इसलिए उन्होंने पहले ही एक उत्तर कोरियाई जासूस ली जून को रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया था। ली जून को न्यूक्लियर हेड्स की लोकेशन का पता था, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे पकड़ लिया था। वह अब उत्तर कोरिया के ह्वांगहाई द्वीप के पास एक जेल में बंद था। सुरक्षा के लिए उन्होंने पहले ही ली जून के शरीर में GPS ट्रैकिंग चिप लगा दी थी, जिससे उनकी लोकेशन पता चल सके। ब्रीफिंग खत्म होने के बाद टीम लीडर टीजूस ने उन्हें न्यूक्लियर हेड्स रखने के लिए एक खास डिवाइस दी। ये डिवाइस 6 हेड्स रखने की क्षमता रखती थी। एक बार एक्टिवेट करने के बाद इसे रोका नहीं जा सकता था। सभी तैयारियां पूरी होने के बाद 2 हेलीकॉप्टर स्पेशल फोर्स सैनिकों से भरे हुए लक्ष्य की ओर रवाना हो गए। लेकिन ज्वालामुखी की राख से भरे इस क्षेत्र में उड़ान भरना इतना आसान नहीं था। राख विमान के इंजन को बुरी तरह प्रभावित कर रही थी। उड़ान भरने के थोड़ी ही देर बाद एक हेलीकॉप्टर का इंजन आग पकड़ लिया और वह तेजी से नीचे गिर गया। यह देखकर लावेहे और बाकी सैनिकों ने तुरंत पैराशूट से कूदने का फैसला किया, क्योंकि उस गिरते हेलीकॉप्टर में ही कोर माइन मैप और ली जून का GPS ट्रैकर था। वह मैप न्यूक्लियर हेड्स के मुख्य भंडारण स्थान की जानकारी रखता था। जमीन पर उतरते ही उन्हें टीजू का आदेश मिला कि किसी भी कीमत पर GPS ट्रैकर और मैप को बचाकर निकालना है। लावेहे बिना सोचे समझे जोखिम उठाते हुए गिरे हुए हेलीकॉप्टर के केबिन में घुस गया। अंदर घुसते ही उसकी नजर चारों तरफ बिखरी लाशों पर पड़ी, लेकिन उसके पास घबराने या हताश होने का समय नहीं था। विमान किसी भी पल फट सकता था। आखिरी पलों में लावेहे ने एक लाश के पास से अटैची हैंडबैग ढूंढ ली और विमान के फटने से ठीक पहले उसे लेकर बाहर निकल आया। टीएजू और टीम को जब पता चला कि अटैची सुरक्षित रूप से बचा ली गई है, तो सबने राहत की सांस ली। इसके बाद लावेहे को इस पूरे ऑपरेशन का कमांडर नियुक्त कर दिया गया। लावेहे बचे हुए सदस्यों के साथ आर्मर्ड वाहन में सवार होकर आगे बढ़ा। हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण अब उन्हें सड़क मार्ग से जाना था, लेकिन अचानक इकट्ठी की गई इस टीम में अभी आपसी तालमेल की कमी थी। लावेहे अभी टीम को समझा रहा था कि सब थोड़ा रिलैक्स रहो, इतना टेंशन मत लो। तभी एक सदस्य का हथियार अचानक फायर हो गया। सब चौंक गए। सौभाग्य से उनके पास अभी केवल रबर बुलेट्स थीं, वरना बंद जगह में रिकोचेट होकर कोई घायल हो सकता था। समय बीतते हुए वे ली जून को रखे गए स्थान के पास पहुंच गए, लेकिन सावधानी से देखने पर उन्हें पता चला कि वहां चारों तरफ भूकंप और ज्वालामुखी से भाग रहे आम लोग भरे पड़े थे। स्पष्ट था कि उत्तर कोरिया भी इस आपदा से अछूता नहीं बचा था। ली जून को छुड़ाने के बाद उसे मुख्य हॉल में लाया गया। वह भूखा प्यासा था, इसलिए लालच से सिगरेट पीने लगा। उसने पूछा कि क्या इन लोगों का प्लान न्यूक्लियर हेड्स चुराकर लॉन्ग वाटर ले जाना और उसके बाद ज्वालामुखी को रोकना है। लावेहे के हाँ कहने पर ली जून मुस्कुराया। लावेहे ने उसे चुप रहने को कहा और बोला कि वे सिर्फ आदेश का पालन कर रहे हैं, उन्हें बस न्यूक्लियर हेड्स की लोकेशन बता दो। लेकिन ली जून इतनी आसानी से जानकारी देने वाला नहीं था। यह जानकारी अभी उसके लिए जीवन रक्षा कार्ड थी। उसने कहा कि पहले उसे नहाना है। लावेहे ने बिना ज्यादा सोचे उसके हाथ की हथकड़ियां खोल दी और उसे बाथरूम जाने दिया। बाथरूम में ली जून ने पहले अपनी उलझी हुई दाढ़ी बाल काटे। पलों में वह गंदे भिखारी से एक खूंखार और आकर्षक युवक में बदल गया। फिर उसने कैंची से अपना खोपड़ी का एक हिस्सा काटा और अंदर लगा GPS ट्रैकर निकाल लिया। उसके अलावा जब वह लावेहे के पास से गुजरा था तो उसने चुपके से लावेहे का बटुआ भी चुरा लिया था। उसमें से माइन मैप निकाला, उसे अच्छे से याद किया और फिर मैप को निगल लिया। नहाकर बाहर आने के बाद ली जून ने लावेहे को न्यूक्लियर हेड्स की लोकेशन बता दी। फिर वे सब मिलकर उस जगह की ओर रवाना हो गए। इसी दौरान लावेहे ने एक पैकेट कैंडी निकाली, 2 खाकर बाकी टीम को बांट दी। ली जून ने यह देखा तो उसे भी खाने की इच्छा हुई। वह लावेहे से कैंडी मांगने लगा। उसके मुंह तो बोल रहा था, लेकिन हाथ भी चुप नहीं थे। लोगों की नजरों के बीच ली जून ने चुपके से कैंडी को अपनी जेब में ठूंस लिया। लावेहे ने यह सब देख लिया, लेकिन मुस्कुराकर टाल गया। फिर उसने अपना बटुआ निकालने की कोशिश की, क्योंकि वह अपने आने वाले बच्चे की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेना चाहता था। लेकिन जेब में हाथ डालते ही उसे पता चला कि उसका बटुआ गायब है। दूसरी तरफ ली जून ने तुरंत पूछा, क्या बच्चे की फोटो नहीं मिल रही? यह कहकर वह लावेहे को चिढ़ाने लगा और फिर खुद भी हंस पड़ा। जब लावेहे को बटुआ मिला तो उसने तुरंत देखा कि अंदर रखा खदान का नक्शा गायब था। पास में खड़े ली जून ने शांत स्वर में कहा, मैंने उसे खा लिया है। अब खदान का पूरा रूट मेरे दिमाग में है। मुझे भी अपनी सुरक्षा का बीमा तो करना ही होगा। पौधे। ली जून की इस हरकत से एक साथी सैनिक को बहुत गुस्सा आ गया और वह ली जून पर मुक्का मारने के लिए झपटा। किसी तरह उसे रोका गया। थोड़ी देर बाद जब गाड़ी एक जगह रुकी और सब लोग आराम करने के लिए नीचे उतरे तो ली जून ने बहाना बनाकर शौच के लिए एक तरफ जाने की इजाजत मांगी। केवल एक सैनिक उसकी निगरानी के लिए उसके साथ गया। जैसा कि अंदेशा था, ली जून पहले ही अपनी हथकड़ियां खोल चुका था। जब वह सैनिक जमीन पर पड़ा
लाइटर उठाने लगा, ली जून ने एक जोरदार मुक्का मारकर उसे बेहोश कर दिया। इधर लावेहे और बाकी लोग जब काफी देर तक ली जून और उस सैनिक को नहीं देखे तो उन्हें शक हुआ। वे बाहर निकलकर तलाश करने लगे। जल्द ही उन्हें बेहोश पड़ा सैनिक मिल गया, लेकिन ली जून कहीं नजर नहीं आ रहा था। वहाँ सिर्फ जीपीएस ट्रैकर पड़ा हुआ था। निराश होकर लावेहे की टीम ली जून की तलाश में निकल पड़ी। वे एक टूटे फूटे सुनसान शहर के खंडहरों में पहुंचे। पूरी तरह हथियार बंद होने के बावजूद उन्हें लगा कि यहाँ झड़प हो सकती है, लेकिन अंदर घुसकर देखा तो जगह शरणार्थियों से भरी हुई थी। यह देखकर उनकी तनाव भरी नसें थोड़ी ढीली पड़ी। वे सड़कों पर चारों तरफ ली जून को ढूंढने लगे। उन्हें यकीन था कि इतने कम समय में ली जून बहुत दूर नहीं जा सका होगा। इसी समय ली जून अपने पुराने घर पहुंच चुका था। उसने घर में रखे मोबाइल पार्ट्स को जोड़कर एक पुराने व्यापारी साथी को फोन किया। इस बार उसके ट्रेड ए का विषय लावेहे और उसकी पूरी टीम थी। फोन रखने के बाद उसने एक गिलास पानी लिया और सोफे पर बेहोश पड़ी एक महिला के चेहरे पर उड़ेल दिया। एक गिलास पानी से कोई फर्क नहीं पड़ा तो उसने कई थप्पड़ मारकर उसे होश में लाया। जब महिला होश में आई तो पता चला कि वह ली जून की पत्नी थी। ली जून ने उसे इसलिए जगाया था क्योंकि वह अपनी बेटी का पता जानना चाहता था। पत्नी से पता चला कि उसकी बेटी मैंटियन नाम की जगह पर है। यह सुनते ही ली जून का गुस्सा भड़क उठा। उसने पत्नी को गोली मार देने की कोशिश की क्योंकि जेल जाने की वजह भी उसी की थी। ठीक उसी समय एक गोली की आवाज गूंजी। लावेहे और उसकी टीम ने गोली की आवाज सुन ली और तुरंत उसी दिशा में दौड़ पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि ली जून अपनी पत्नी पर बंदूक ताने हुए खड़ा है, लेकिन आखिरकार वह गोली नहीं चला सका। अंत में उसने पत्नी को लावेहे की टीम के हवाले कर दिया। जाते समय लावेहे ने एक नजर ली जून की फैमिली फोटो पर डाली। जल्द ही लावेहे की टीम न्यूक्लियर हेड्स रखे गए स्थान पर पहुंच गई। वे बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी गार्ड्स ने उन्हें देख लिया। किसी तरह तेज रिफ्लेक्स की वजह से वे बच निकले। फिर उन्होंने तुरंत जवाबी हमला शुरू कर दिया। गार्ड्स की संख्या कम थी, इसलिए लावेहे की टीम ने उन्हें जल्दी ही समाप्त कर दिया। ली जून उन्हें एक बड़े कंटेनर एरिया में ले गया। सबकी हैरानी भरी नजरों के बीच वह अंदर घुसा। दीवार पर लगा एक इलेक्ट्रिक बॉक्स खोला, घर से लाया गया पासवर्ड देखा और उसे टाइप कर दिया। जैसे ही पासवर्ड पूरा हुआ, पूरा कंटेनर नीचे की तरफ धंसने लगा। नीचे एक विशाल था जिसमें 6 न्यूक्लियर हेड्स वाले इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें रखी हुई थीं। लावेहे और उसके साथी यह देखकर हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत ली जून को अलग रखा और खुद रेडिएशन प्रोटेक्टिव सूट पहनकर मिसाइलों को खोलना शुरू कर दिया। उन्होंने न्यूक्लियर हेड्स निकालकर अपने साथ लाए गए डिवाइस, इग्निशन डिवाइस में डालने लगे। लेकिन ठीक उसी समय दूसरा बड़ा भूकंप आ गया। पूरा दिशा सैन्य अड्डा भयंकर रूप से हिलने लगा। दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया के अंदरूनी इलाके में एक नदी पर स्थित जलाशय ज्वालामुखी विस्फोट के कारण टूट गया। विशाल लहर की तरह पानी पूरे देश के कोनों कोनों में फैलने लगा। उसी समय लावेहे की गर्भवती पत्नी मेजिन एक बड़े पुल पर खड़ी थी। सामने से आती विशाल बाढ़ को देखकर वह घबरा गई। पल भर में पूरा पुल पानी में डूब गया। आखिरी पल में मेजिन किसी तरह पानी की सतह पर तैरकर बाहर निकल आई। इधर लावेहे और टीम की हालत भी खराब थी। भूकंप के कारण पूरा बंकर ढहने लगा था। अभी एक आखिरी न्यूक्लियर हेड बाकी था। ली जून ने यह देखा तो उसने अपने सामने वाले लोहे के फ्रेम को जोर जोर से खींचना शुरू कर दिया। पुराना होने और भूकंप की वजह से फ्रेम ढह गया। ली जून तुरंत लिफ्ट की तरफ भागा। उसने लावेहे और टीम की कोई परवाह नहीं की और अकेला ऊपर चला गया। जब लावेहे की टीम ने आखिरी हेड भी निकाल लिया और लिफ्ट की तरफ गए तो उन्हें पता चला कि ली जून लिफ्ट लेकर अकेला भाग चुका है। इससे लावेहे बहुत गुस्से में आ गया। बाहर निकलकर ली जून को एक फोन आया। ट्रेडिंग पार्टी का फोन था। उन्होंने कहा कि उसे इग्निशन डिवाइस और कमांडर लावेहे दोनों को उनके पास लाना होगा। ली जून हैरान रह गया। मुश्किल से तो वह भाग निकला था, अब फिर नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन क्लाइंट की डिमांड थी, इसलिए उसे मजबूरन वापस लौटना पड़ा। जब ली जून वापस नीचे आया तो लावेहे और टीम उसे देखकर और भी गुस्सा हो गई। फिर भी वे सब जल्दी से लिफ्ट में सवार होकर ऊपर निकले और ढहते हुए सैन्य अड्डे से बाहर भाग निकले। बाहर निकलते ही लावेहे ने तुरंत टीएजू को फोन किया। जब टीएजू और उनकी टीम को पता चला कि सभी 6 न्यूक्लियर हेड्स सफलतापूर्वक डिवाइस में डाल दिए गए हैं तो वे खुशी से झूम उठे। फोन रखते ही लावेहे ने बंदूक निकाली और ली जून के सामने रख दी। फिर उससे धमकी भरे अंदाज में कहा। ठीक उस पल में ली जून ने देखा कि लावेहे की पीठ के पीछे इंफ्रारेड लेजर पॉइंट घूम रहा है। उसने तुरंत लावेहे को खींचकर एक तरफ पटक दिया। दरअसल वे दोनों न्यूक्लियर हेड्स लेने आए अमेरिकी सैनिकों द्वारा घिर चुके थे। दोनों की तेज प्रतिक्रिया की वजह से वे बाल बाल बच गए। लेकिन इसके बाद अमेरिकी सेना की फायरिंग बिल्कुल नहीं रुकी। उन्होंने लावेहे के कई साथियों को गोली मार दी और अपने हथियारों में रबर बुलेट्स की जगह असली गोली डाल ली। लावेहे के 2 साथी ऊंचे स्थान पर जाकर स्नाइपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अमेरिकी सेना ने खंडहरों के बीच से बेहद सटीक गाइडेड रॉकेट लॉन्च कर दिया। विस्फोट इतना जोरदार था कि दोनों किसी तरह बच गए, लेकिन उनमें से एक साथी के पेट में लोहे का एक बड़ा
बड़ा सरिया घुस गया, लेकिन उसकी जान बच गई। लावेहे ने जल्दी ही समझ लिया कि वे वेरेवर भी छिपते हैं, दुश्मन उन्हें सटीक तरीके से निशाना बना लेता है। उसने अंदाजा लगाया कि अमेरिकी सेना थर्मल इमेजिंग, हीट डिटेक्शन का इस्तेमाल कर रही है। उसने तुरंत एक खड़ी कार की पेट्रोल टंकी में छेद कर दिया और कार को एक तरफ ले जाकर दूर खड़ा कर दिया। फिर अपने एक साथी ने सटीक निशाना लगाकर उस टंकी पर गोली चला दी। पल भर में आग की लपटें उठीं और पूरी गाड़ी फट गई, जिससे अमेरिकी सैनिकों की तरफ आग का तूफान फैल गया। लावेहे ने यह देखकर आर्मर्ड वाहन की तरफ हाथ हिलाया, समझा कि उसके साथी उसे लेने आए हैं। लेकिन जैसे ही वह कार के पास पहुंचा और चढ़ा तो उसे अंदर कोई भी साथी नहीं दिखा, सिर्फ ली जून अकेला बैठा था। ली जून ने तुरंत एक इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस से लावेहे को बेहोश कर दिया। स्पष्ट था कि ली जून लावेहे और इग्निशन डिवाइस दोनों को लेकर ट्रेडिंग पॉइंट पर जाना चाहता था, लेकिन ली जून को यह नहीं पता था कि रास्ते में लावेहे अचानक होश में आ जाएगा। दोनों ने कार में ही जोर जोर से वाहन का कंट्रोल छीनने की कोशिश की, जिसकी वजह से कार सीधे पहाड़ी से नीचे खाई में गिर गई। कार एक बड़े पेड़ के तने से टकराई और पूरी तरह छेद हो गई। जब दोनों फिर से होश में आए तो ली जून ने पहले ही लावेहे को बांध लिया था। होश में आने के बाद लावेहे पूरी तरह टूट गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ली जून उसे मारने की बजाय उसके साथ इग्निशन डिवाइस को खींचते हुए बैकडू पर्वत की तरफ ले जा रहा है। रास्ते में चलते चलते ली जून ने अचानक पूछा, तुमने अपने बच्चे का नाम क्या रखा है? क्योंकि अब दोनों के जीवित लौटने की बहुत कम संभावना थी। लावेहे ने निराश होकर कहा, मुझे तो अभी तक यह भी नहीं पता कि लड़का है या लड़की, नाम कैसे रखूं? यह सुनकर ली जून बोला, मैं तुम्हारे बच्चे के सिर पर नाम देख सकता हूँ। अगर तुम मुझे बताओ कि मेरी कहानी का अंत क्या होगा तो मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे का नाम बता दूंगा। इन दोनों इस मुद्दे पर अड़े हुए थे, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। वे चुपचाप आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद वे एक सुनसान टूटे हुए सुपरमार्केट में पहुंचे। भूख और थकान से बेहाल दोनों ने पागलों की तरह खाना ढूंढना शुरू कर दिया। आखिरकार उन्हें एक फ्रिज में एक बोतल कोला मिली। दोनों ने बारी बारी से पीकर अपनी प्यास बुझाई। इसके बाद दोनों ने अपने परिवारों की बात की। लावेहे बहुत अफसोस कर रहा था कि वह फिर से लेट हो गया और समय पर अपनी गर्भवती पत्नी मेजिन के पास नहीं पहुंच सका, जो सुरक्षित स्थान पर जा रही थी। ली जून ने भी अपनी बेटी की याद करते हुए कहा कि वह कई साल जेल में रहा है। अब जब वह अपनी बेटी से मिलेगा तो शायद वह उसे पहचान भी न पाए, क्योंकि वह बहुत लंबे समय तक उसके साथ नहीं रहा। ठीक उसी पर ली जून ने अचानक लावेहे के पेट को जोर से पकड़ लिया। दरअसल अमेरिकी सैनिक फिर से उन तक पहुंच गए थे। कारण हंजनदान। ली जून के शरीर में लगा जीपीएस ट्रैकर लावेहे ने खा लिया था, इसलिए वे लगातार उनकी लोकेशन ट्रैक कर पा रहे थे। दोनों अमेरिकी सेना के घेरे में फंस गए और हाथ खड़े करने को मजबूर हो गए। लेकिन ठीक उसी समय लावेहे के बचे हुए कुछ साथी एक बस लेकर तेजी से अंदर घुस आए। उन्होंने बस से अमेरिकी सैनिकों को टकराकर हटा दिया और दोनों को बस में खींच लिया। फिर वे तेजी से बाहरी इलाके की तरफ भागे। बाहर दोनों तरफ गोलियां चलने लगीं। ली जून की निशानेबाजी की मदद से वे अमेरिकी सैनिकों को कुछ देर के लिए रोकने में सफल रहे। जैसे ही बस रुकी, ली जून ने तुरंत अपनी बंदूक लावेहे की तरफ तान दी और धमकी दी कि वह तुरंत अपना पेट काटकर डिंग वेची निकाल दे। लावेहे ने मना कर दिया। दोनों इस तरह आमने सामने बंदूक ताने हुए आगे बढ़ते रहे और खदान की तरफ जा रहे थे। एक चौराहे पर पहुंचकर बस रुक गई। एक तरफ रास्ता खदान माइन की तरफ जाता था, दूसरी तरफ पुटियंटा की तरफ। तभी लावेहे ने अचानक अपनी बंदूक नीचे रख दी और कहा, असल में मुझे भी यकीन नहीं है कि न्यूक्लियर बम से ज्वालामुखी को रोका जा सकता है। मैं तो सिर्फ आदेश का पालन कर रहा था। ये उसने कहा कि आखिरी और सबसे बड़ा विस्फोट अब होने वाला है, जिससे पूरे देश के ज्यादातर लोग नहीं बच पाएंगे, इसलिए वह अब कुछ नहीं करना चाहता। उसने ली जून से कहा कि वह इग्निशन डिवाइस ले ले और चला जाए। लेकिन ली जून ने आश्चर्यजनक रूप से इग्निशन डिवाइस लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह लावेहे को उस एक छोटी सी उम्मीद, लाइन ऑफ होप को आजमाने देगा ताकि उसकी बेटी बच सके, वरना आखिरकार सब मर ही जाएंगे। ली जून ने लावेहे को एक नक्शा बनाकर दे दिया। लावेहे अपने दो साथियों के साथ कब्रिस्तान के पास स्थित तोपखाने आर्टिलरी फील्ड की तरफ चला गया। दूसरी तरफ ली जून अकेला अपने साले, पत्नी के भाई के गांव की तरफ गया। चारों तरफ मलबे और बर्बादी देखकर उसे अपनी बेटी के जीवित होने की उम्मीद भी कम लग रही थी। फिर भी उम्मीद लेकर वह खंडहरों में ढूंढने लगा। जब वह अपने साले के घर के बाहर पहुंचा तो जमीन पर एक स्कूल बैग पड़ा देखा। ठीक उसी समय पीछे से एक छोटी लड़की तेजी से भागी। ली जून को तुरंत लगा कि यह उसकी बेटी है। खून की पुकार से उसे गहरा एहसास हुआ। वह तेजी से उसके पीछे दौड़ा, लेकिन छोटी लड़की एक भी शब्द नहीं बोल पा रही थी। आपदा के बाद वह अस्थायी रूप से बोलने की क्षमता खो चुकी थी। ली जून अपनी बेटी को देखकर आंखों में आंसू भर आए। वह पास जाना चाहता था, लेकिन लड़की डरकर सतर्कता से पीछे हट गई। एक पिता के लिए यह देखना बेहद तकलीफ देह था। तभी छोटी लड़की ने आगे बढ़कर ली जून को काट लिया और फिर भाग गई। ली जून समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। तब उसने लावेहे से चुराई हुई वह बोतल कैंडी निकाली। स्पष्ट था कि उसने यह कैंडी इसी पल के लिए छुपा कर रखी थी। बेटी के बचपन में कभी उसके साथ न रह पाने के कारण उसे अब नहीं पता था कि अपनी बेटी को कैसे अपने करीब लाया जाए। बेटी से नजदीकी बढ़ाने के लिए ली जून के पास कोई और रास्ता नहीं था।
इसलिए उसने यही तरीका अपनाया। छोटी लड़की खुशी से कैंडी खाने लगी। अपनी बेटी के पैरों में पड़ी उन असंगत और गंदी मोजों को देखकर ली जून का दिल भर आया। उसने सोचा कि इस आपदा के समय में उसने अपनी बेटी को कितना कुछ नहीं दिया। वह नहीं समझ पा रहा था कि इतनी छोटी सी बच्ची इस भयानक आपदा में कैसे टिकी रही। इसी समय लावे हे को अचानक एक फोन आया। फोन क्वी हुआ CUI हुआ का था। उसने बताया कि दूसरी बार के भूकंप के बाद उन्होंने तुरंत लावे हे की पत्नी मेजिन को ढूंढ लिया है। कुछ देर लावे हे और मेजिन को फोन पर बात करने दिया गया। फिर क्वी हुआ ने बताया कि दूसरे भूकंप की वजह से भू संरचना में बदलाव आ गया है। लावे हे जिस जगह जा रहा था वह पहले ही ढह चुकी है। अब उसे दूसरे माइन खदान की तरफ जाना होगा। यह सुनकर लावे हे का हौसला पूरी तरह टूट गया। ली जून ने जो नक्शा उसे दिया था उसमें सिर्फ पहला खदान ही दिखाया गया था। मजबूरन उसे अब पुतियन की तरफ जाना पड़ा। पुतियन पहुंचते ही ली जून को उसके उस ट्रेडिंग पार्टनर ने ढूंढ लिया। कार से उतरते ही उस आदमी ने ली जून से इग्निशन डिवाइस विस्फोटक उपकरण मांगा। जब उसे पता चला कि ली जून के पास डिवाइस नहीं है तो उसने गुस्से में ली जून के माता पिता की तरफ गोली चला दी। वह चिल्लाया कि वे इतनी दूर जान जोखिम में डालकर यहाँ नहीं आए थे कि ली जून उन्हें बता दे कि उसके पास कुछ भी नहीं है। ली जून ने कमजोर पड़ते हुए कहा कि बैकडू पर्वत BAI तूशान जल्द ही फटने वाला है। वह उम्मीद कर रहा था कि यह बात सुनकर उस आदमी के अंदर थोड़ी सहानुभूति जगेगी, लेकिन ली जून की यह उम्मीद गलत साबित हुई। आदमी ने सीधे ली जून को गोली मार देने का फैसला कर लिया। ठीक उसी क्रिटिकल पल में अचानक छिपे हुए अमेरिकी सैनिकों ने उस आदमी पर हमला कर दिया। अमेरिकी सैनिक असल में लावे हे और ली जून दोनों को पकड़ने आए थे। दोनों पक्षों के बीच भयंकर गोलीबारी शुरू हो गई। लगभग 2.5 मिनट की लड़ाई के बाद लावे हे एक पीली फरारी कार में अपने 2 साथियों और इग्निशन डिवाइस के साथ वहां पहुंच गया। जैसे ही कार रुकी उस आदमी ने लावे हे पर बंदूक तान दी। लावे हे ने सफेद कपड़ा लहराते हुए इशारा किया कि गोली न चलाए। अमेरिकी सैनिकों ने पूछा कि क्या कार में इग्निशन डिवाइस है। लावे हे ने सच्चाई बता दी और ली जून से कहा कि सेना ने गंतव्य बदल दिया है। क्योंकि ली जून ने नक्शा खा लिया था इसलिए उसे डिवाइस लेकर यहीं आना पड़ा। आदमी ने भी डिवाइस की पुष्टि करना चाहिए। लावे हे ने सीधे कह दिया, खुद आकर देख लो। यह आदमी शक के साथ डिवाइस के पास गया, लेकिन जैसे ही उसने देखा डिवाइस पहले ही एक्टिवेट हो चुका था और काउंटडाउन चल रहा था। यह देखकर सब हड़बड़ा गए। उन्होंने लावे हे को घेर लिया और चिल्लाने लगे कि उसे तुरंत बंद कर दे। लावे हे ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, एक बार यह डिवाइस खुल गया तो इसे रोका नहीं जा सकता। उसने आगे बताया, इस डिवाइस का अंतिम स्टॉप टाइम अगले ज्वालामुखी विस्फोट पर सेट है। या तो हम सब इस न्यूक्लियर विस्फोट में मर जाएंगे या फिर अगले ज्वालामुखी विस्फोट में। यह सुनकर सबकी हिम्मत टूट गई। उन्होंने लावे हे को पागल कहते हुए गाड़ियां लेकर भाग गए। जब सब चले गए तो लावे हे ने अपने साथियों से कहा कि ली जून की बेटी को सुरक्षित जगह पर ले जाएं, लेकिन साथियों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अब सब मरने वाले हैं, खुद वे, लावे हे और उसकी बेटी भी। यह सुनकर लावे हे का दिल पसीज गया। आखिरकार दोनों ने पीली फरारी कार में बैठकर आखिरी खदान की तरफ रवाना हो गए। जल्द ही वे उस जगह पर पहुंच गए जहां ज्वालामुखी फटने वाला था। सामने का भयानक दृश्य देखकर दोनों सकते में आ गए, इसीलिए वह भी मान गया। दोनों ने मिलकर विस्फोटक लगाना शुरू कर दिया। तभी लावे हे ने अचानक कहा, तुमने पूछा था ना मेरे बच्चे का नाम। अंत यह है कि आखिर में सब मर जाते हैं। यह सुनकर ली जून का चेहरा बदल गया। फिर उसने लावे हे से कहा कि उसे एक और रस्सी चाहिए। लावे हे रस्सी लाने चला गया, लेकिन जैसे ही वह बाहर गया ली जून ने दरवाजा बंद कर दिया और खुद को लिफ्ट से बांध लिया ताकि गिरते समय वह बुरी तरह न टकराए। उसने बाहर खड़े लावे हे से कहा, मुझे तुम्हारे बच्चे का नाम नहीं पता, तुम वापस जाकर खुद देख लेना। लावे हे यह सुनकर हैरान और गुस्से से भर गया। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। ली जून ने अपनी आखिरी इच्छा बताई, तुम जरूर जीवित बाहर निकलना। मुझे अपनी बेटी किसी और के भरोसे नहीं छोड़नी, बस इतना कर देना कि तुम मेरी बेटी को पाल लो, यही मेरी आखिरी गुजारिश। कहते हुए ली जून ने लावे हे के सामने ही फ्यूज जला दिया। लिफ्ट तेजी से नीचे गिरने लगी। लावे हे ने चीखते हुए भागना शुरू कर दिया। वह ली जून की बेटी की जिम्मेदारी, अपने बच्चे की याद और आपदा से लड़ने की जिद लेकर बिना पीछे मुड़े भागता रहा। नीचे पहुंचने के बाद ली जून, जो सुरक्षा उपायों की वजह से बच गया था, होश में आया। फिर उसने विस्फोट होने वाला इग्निशन डिवाइस को धकेलते हुए और भी गहरी जगह की ओर ले जाना शुरू कर दिया। ऊपर लावे हे लगातार कार भगाते हुए खतरों से बचता रहा। आखिरी पल में भयंकर कंपन हुआ। वह किसी तरह बाहर निकलने में सफल हो गया। दूसरी तरफ डोंगो ने ज्वालामुखी विस्फोट के संकेतों को मॉनिटर किया और आखिरकार शांत हो गया। वे सफल हो गए थे। अंत में लावे हे अपनी पत्नी मेजिन और अपने बच्चे के साथ ली जून की बेटी को भी अपना बेटी मानकर साथ रहने लगा। ली जून की बेटी अब उनकी अपनी बेटी बन चुकी थी।